दुनिया के नक्शे पर कई ऐसे शहर हैं जो समय के साथ गुमनामी के अंधेरे में खो गए। लंबे युद्धों और प्राकृतिक आपदाओं के कारण नागरिक सभ्यता के अचानक पलायन से ये शहर दुनिया के नक्शे से ही गायब हो गए। इनमें कई शहर चंद कहानियों के साथ दुनिया की यादों में जिंदा है, तो कई इतिहासकारों पुरातत्वविदों के लिए खोज का विषय बने। दोस्तों, ये है इटली का फेमस चैंप पोचर कम्युनिटी स्कूल, जहाँ से लाखों इटालियन बच्चों ने पढ़ाई की है। लेकिन आज ये स्कूल बंद हो चुका है, और असल में ये आखिर बंद क्यों हुआ, इसके पीछे का रीज़न जानकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाओगे। ये स्कूल साल 2023 में बंद करना पड़ा क्योंकि स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चे ही नहीं थे। इसके अलावा ये मंजर है इटली के एक गाँव का, जहाँ कभी हज़ारों लोग रहा करते थे, लेकिन आज ये गाँव वीरान पड़ा है। इटली का ये अकेला कोई ऐसा गांव नहीं है दोस्तों जहां लोग नहीं बचे, बल्कि आज की तारीख में इटली में ऐसे 6000 से भी ज़्यादा गांव हैं जो पूरी तरह से वीरान पड़े हैं। वहां रहने के लिए कोई भी इंसान मौजूद ही नहीं है। अक्टूबर 2023 के एक सर्वे में एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा दुनिया के सामने आया। दरअसल दोस्तों, अक्टूबर में इटली की एक न्यूज़ एजेंसी ने आर्टिकल लिखा कि वहां पर पिछले 3 महीने में एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ है। इस बात ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया कि 3 महीने के लंबे टाइम पीरियड में पूरे इटली देश में एक भी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। फरवरी 2015 में ही इटली की हेल्थ मिनिस्टर ने ये बता दिया था कि इटली इज अ डाइंग कंट्री, और इसकी वजह ये है कि इटली में बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे हैं। और कपल्स को ये बात याद दिलाने के लिए कि आपके बच्चे आपको ही पैदा करने पड़ेंगे, इसके लिए 22 सितंबर 2016 को इटली की गवर्नमेंट ने नेशनल फर्टिलिटी डे मनाया। इसे सेलिब्रेट करने का रीज़न था वहाँ के लोगों को बच्चा पैदा करने के लिए इनकरेज करना। उस दिन गवर्नमेंट ने उन्हें कुछ खास तरह के पोस्टर से याद दिलाने की कोशिश की कि आपके बच्चे आपको ही पैदा करने पड़ेंगे। बता दें कि इटली का फर्टिलिटी रेट पिछले 50 सालों का सबसे लोएस्ट है। आज से 100 साल पहले इटली का बर्थ रेट 5.2 था, और साल 1970 तक इटली का बर्थ रेट 2 से ऊपर रहा। बेसिकली दोस्तों, इटली की आबादी खत्म होने के 3 मेजर रीजंस हैं। अगर हम इटली के इतिहास में जाएं तो आज से 115 साल पहले इटली एक एग्रीकल्चर कंट्री थी, यानी कि वहाँ की जीविका खेती किसानी से चलती थी, जिसके चलते वहाँ के लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे, क्योंकि फैमिली में ज़्यादा लोग रहेंगे तो खेती किसानी और बाकी के काम अच्छे से हो पाएंगे और घर को चलाने में भी आसानी रहेगी। लेकिन उसके बाद इटली के डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर औद्योगिकरण होना शुरू हो गया। फिर वहाँ पर सैलरी सिस्टम आया, यानी कि आपको 1 महीने तक फैक्ट्री में जाकर काम करना पड़ेगा, तो उसके बाद आपको वहाँ से कुछ सैलरी मिलेगी। फिर वहाँ पर लोगों ने बच्चे पैदा करना कम कर दिए, क्योंकि खेती किसानी में जितना पैसा 7 लोग मिलकर कमा रहे थे, सैलरी सिस्टम के बाद अब उतना पैसा 2 लोग कमा लेते थे। इसके बाद जब साल 1950 के दशक में वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो वहाँ की आबादी में कमी आई, और जब वॉर के बाद इटली की पॉपुलेशन की रिकवरी हुई तो उन्होंने सोशल वेलफेयर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। बता दें कि इस सिस्टम में कुछ वियर्ड रूल्स थे, जैसे कि सिस्टम के आने के बाद से बच्चे पेरेंट्स की ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थे, और उनकी एजुकेशन से लेकर हेल्थ तक सब कुछ गवर्नमेंट ही देखती थी। इसीलिए अब उनके पास ज़्यादा बच्चे पैदा करने का कोई रीज़न नहीं बचा था, और इसीलिए साल 1950 के बाद इटली में लगातार बर्थ रेट गिरता गया, और आज कंडीशन ये है कि वहाँ पर बच्चे बचे ही नहीं हैं। अब वहाँ का बर्थ रेट गिरने का जो सबसे मेन रीज़न है वो है ब्लैंक रेजिग्नेशन। इस पॉलिसी के अंडर में ये होता है कि इटालियन वुमेन को कोई भी जॉब ज्वाइन करने से पहले एक ब्लैंक पेपर में साइन करना होता है, और ये रूल वहाँ जॉब करने वाली हर महिला को मानना ही होता है। अब क्योंकि इटली एक विकसित देश है और बाकी विकसित देशों की तरह इटली के जॉब सेक्टर में 45% वुमेन्स हैं, और जॉब ज्वाइन करने से पहले एम्प्लॉयर उनसे एक ब्लैंक पेपर पर साइन करवा लेते हैं, जो कि बेसिकली उनका रेजिग्नेशन लेटर होता है, ताकि अगर इन फ्यूचर कभी भी वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस ब्लैंक पेपर पर किए गए साइन का यूज करके उसे जॉब से डिसमिस किया जा सके। अब दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि आज के समय में लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं, और इसी के चलते वो भी लड़कों की तरह फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना चाहती हैं, और इटली तो एक डेवलप्ड नेशन है, तो वहाँ की लड़कियां भला कैसे पीछे रह सकती हैं। यही कारण है कि जो लड़कियां जॉब करना चाहती हैं उन्हें हमेशा अपने फ्यूचर को लेकर एक डर बना रहता है कि
अगर उनकी गलती की वजह से बॉय मिस्टेक या प्री प्लान वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनकी जॉब से उनको निकाल दिया जाएगा। और इसीलिए ही समय के साथ साथ वहाँ की लड़कियों में माँ बनने की क्षमता कम होती चली गई और आज ये हाल है कि वहाँ की लड़कियाँ अपनी जवानी के दिनों में बिना शादी के एंजॉय करना चाहती हैं। और रीज़न तो आप जान ही गए होंगे। अब अगला रीज़न कि आखिर इटालियन वुमेन बच्चे पैदा क्यों नहीं करना चाहती, वो है चाइल्ड बर्थ नेशनलिटी का ना होना। अब बेसिकली ये होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आप जॉब करने के लिए अमेरिका गए और अगर वहाँ पर आपके बेबी होता है तो वो बर्थ से ही अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर होगा, यानी कि उसके पास पैदाइशी अमेरिका की नागरिकता होगी। जबकि इटली में ऐसा नहीं है। चाहे भले ही आपको वहाँ की नेशनलिटी मिल चुकी हो और आप वहाँ के टैक्स पेयर हों, इसीलिए ही वहाँ पर जाकर जॉब करने वाले इमिग्रेंट कुछ सालों तक वहाँ पर जॉब करने के बाद नॉर्थन यूरोप की तरफ मूव कर जाते हैं। अब ऐसा देश जहाँ पर ऑलरेडी बच्चों की कमी हो, वहाँ पर इस तरह के रूल्स दूसरे देशों से आने वाले लोगों को ज़्यादा दिन तक टिकने नहीं देते। अब बात करते हैं कि आखिर इटालियन लोग बच्चा पैदा क्यों नहीं करना चाहते। वैसे ये इंडिया में बड़ी ही आम बात है कि बच्चे बड़े होने के बाद भी अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसा होना सच में काफ़ी अनयूजुअल है, क्योंकि आम तौर पर वहाँ के कल्चर के हिसाब से बच्चे पढ़ाई लिखाई के बाद 18 से 20 साल की उम्र के होते होते अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं और अलग ही रहते हैं। लेकिन यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार इटली में 25 से लेकर 35 साल तक के बच्चे अपने पेरेंट के साथ ही रहते हैं और उन पर ही फाइनेंशियली निर्भर रहते हैं, क्योंकि इटली में जॉब है ही नहीं और जो जॉब्स हैं वो भी उनकी सैलरी सफिशिएंट नहीं है। CNN के एक डेटा के अकॉर्डिंग इटली के पर पर्सन की एवरेज इनकम 2475 यूरोज है और एक घर का रेंट 12.12 यूरोज पर मीटर है। अब ऐसे में अगर कोई मिनिमम 100 स्क्वायर मीटर का भी घर लेना चाहेगा तो इस घर का रेंट उसकी सैलरी का लगभग आधा होगा। अब ये सब आखिर वहाँ हो क्यों रहा है, तो आपको बता दें कि ऐसा वहाँ पर चलने वाली रिसेशन यानी कि मंदी की वजह से होता है। आज के समय में इटली की हालत ऐसी हो चुकी है कि जिस देश में पिज़्ज़ा का जन्म हुआ है उस देश में डोमिनोज के कस्टमर्स के ना होने के कारण अपने सारे स्टोर्स ही बंद कर दिए हैं। बता दें कि मंदी का ये दौर इटली में पिछले कई सालों से चल रहा है और अब इटली का डेप्थ टू जीडीपी रेशियो 145% हो गया है, यानी कि इटली 1 रुपया कमा रहा है लेकिन उसे अपने खर्चे पूरे करने के लिए 145 रुपये कर्ज लेना पड़ रहा है। अब ऐसे समय में दोस्तों जब देश का फ्यूचर ही श्योर ना हो कि कब क्या हो जाएगा, तो ऐसे में देशवासी खुद के आने वाले फ्यूचर को कैसे ट्रबल में डाल सकते हैं। अब दोस्तों इतना सब कुछ जानने के बाद आपको वहाँ के क्राइसिस का अंदाज़ा तो हो ही चुका होगा, लेकिन अब ऐसे में आता है सबसे बड़ा सवाल, वो ये है कि आखिर इटली खुद को ख़त्म होने से कैसे बचा सकता है, जो कि असल में सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इसका जवाब है स्वीडन की स्ट्रैटेजी। स्वीडन के साल 1950 से अब तक के टोटल फर्टिलिटी रेट को अगर देखें तो ये साफ दिखता है कि साल 2000 के बाद इनका फर्टिलिटी रेट बढ़ा है। भले ही वर्तमान में ये आंकड़ा बढ़ न रहा हो, लेकिन ये घट भी नहीं रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिरी वो कौन सी स्ट्रैटेजी है जिन्हें अडॉप्ट करके स्वीडन ने अपनी घटती आबादी पर अंकुश लगाया है, क्योंकि आज जिस हाल में इटली गुजर रहा है वही हाल किसी समय पर स्वीडन का भी था। लेकिन उन्होंने अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए कुछ रूल्स बनाए, जिनमें से सबसे पहला रूल था चाइल्ड केयर। लेकिन यहाँ पर चाइल्ड केयर का मतलब बच्चे की देखरेख से नहीं है, बल्कि चाइल्ड केयर का मतलब जितने ज़्यादा बच्चे उतनी कम फीस। स्वीडन के पेरेंट्स को ये अधिकार है कि वो अपने 1 से 6 साल तक के बच्चों को प्री स्कूल में रख सकते हैं और प्री स्कूल में बच्चों को डालने का बर्डन उनके पेरेंट्स ना झेलें। इसके लिए वहाँ के प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरह के प्री स्कूल की फ़ीस बराबर होती है। वहाँ ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल मतलब कम फीस और प्राइवेट स्कूल मतलब कि ज़्यादा फीस। वहाँ पर फीस स्ट्रक्चर भी हर वर्ग के इंसान के लिए पॉकेट फ्रेंडली होता है। वहाँ पर पहले बच्चे के लिए हाईएस्ट फीस देनी होती है, जबकि सेकंड और थर्ड बच्चे के लिए और भी कम, और 3 बच्चों से ज़्यादा बच्चे हैं तो फीस पूरी तरह से माफ़ी हो जाती है, यानी कि वो बच्चा फ्री में पढ़ता है। इसके अलावा वहाँ पर एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया गया था जिसके अनुसार पेरेंट्स की इनकम से 3% से ज़्यादा फीस नहीं ली जा सकती, चाहे फिर वो प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल। इसके अलावा भी वहाँ पर एक और पॉलिसी है और वो पॉलिसी है पेरेंटल लीव पॉलिसी। इस पॉलिसी के अनुसार 16 महीनों का पेड पेरेंटल लीव दिया जाता है। वैसे पेरेंटल लीव से एक बात और याद आई, आपको बता दें कि साल 1974 में स्वीडन दुनिया का पहला ऐसा देश बना था जिसने अपने देश में पेरेंटल लीव पॉलिसी को लागू किया था। आखिर ये पेरेंटल लीव पॉलिसी है क्या? तो आपको बता दें कि न्यूबॉर्न बेबी के होने के समय कपल को 16 महीनों तक की छुट्टी दी जाती है ताकि वो अपने बच्चों का ख्याल रख सकें। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस छुट्टी का एक भी रुपया नहीं काटा जाता और उन 16 महीने के दौरान उनकी सैलरी बिना काम करे ही आती रहती है। आपकी क्या राय है इसके
बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमें ये भी बताना कि आपको स्वीडन का सबसे अच्छा रूल कौन सा लगा। हमने आपको 3 रूल्स बताए हैं। और अगर मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो पेरेंटल लीव पॉलिसी जो है वो बहुत ही अच्छी है। ये हमारे देश में भी लागू होनी चाहिए। इससे पेरेंट्स भी अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं और उनकी सैलरी भी कट आउट नहीं होगी। इसके बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताना। फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, इंटरेस्टिंग लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।